देखिए लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, लास्ट क्लास में हमने आपको रिटायरमेंट का सीन बता दिया था। अब हम बताने जा रहे हैं आज डेथ का सीन। ठीक है, तो देखिए डेथ के जब डेथ होती है पर्सन की तो क्या होता है, मृतक साझेदार के हिस्से में लाभ की गणना होती है दो तरीकों से। ठीक है, एक हो गई आपकी, पहली होती है समय के आधार पर। ठीक है, समय के आधार पर कैसे कैसे क्वेश्चन दे रखा है। देखिए ए बी और सी फर्म में साझेदार है। ठीक है, 24 मई 2021 को सी की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, फिर बोल रहा है पिछले वर्ष के अंत में मृत्यु की तिथि तक के उसके भाग के लाभ की गणना मृत्यु की तिथि से पूर्व के 3 संपूर्ण वर्षों के लाभ के औसत के आधार पर की जानी थी। अब देखिए वित्तीय वर्ष 18 19 19 20 और 20 21 के लाभ आपको ये दे रखे हैं। देखिए पहले निकालना है क्या, आपको औसत लाभ निकालना है, मतलब एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा, देखिए इनको प्लस करना है तीनों वैल्यू को। ठीक है, और तीन से क्या है, 3 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, इतनी वैल्यू आ गई आपकी, कितनी आ गई 5,47,500। अब इन्हें 3 से डिवाइड करना है। देखिए 3 3 अट्ठे 24, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। ठीक है, 2 जीरो आ गए, तो कितनी वैल्यू आई आपकी 1,82,500। ठीक है, ये वैल्यू आ गई आपकी। इन्होंने बोला था एवरेज प्रॉफिट के द्वारा निकालना के आधार पर की जानी, तो हमने एवरेज प्रॉफिट निकाल दिया। फिर बोल रहे हैं क्या, फिर क्या बोल रहे हैं कि 24 मई 2021 को सी की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, पिछले वर्ष के अंत से मृत्यु की तिथि तक, मतलब क्या बोल रहे हैं, आपका देखिए फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है आपका 1 अप्रैल से, तो हम 1 अप्रैल से मानेंगे, 1 अप्रैल से 24 मई तक। ठीक है, तो देखिए 1 अप्रैल से 30 कितने दिन हो गए, देखिए दिन के आधार पर होगा, समय के आधार पर इसलिए निकालना है 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक। ये पूरा घटाएंगे तो आप निकलेगा इसका 27,000। ठीक है, पूरा निकल आया आपका 27,000। ठीक है, अब ये क्या था, ये पूरी फर्म का प्रॉफिट है, पूरी फर्म का हिस्सा है। ठीक है, अब आपको निकालना है केवल सी का हिस्सा, क्योंकि सी की मृत्यु हुई है तो किसका निकालना है, सी का हिस्सा। ठीक है, तो सी का हिस्सा कैसे निकालेंगे, देखिए सी का हिस्सा निकालेंगे। यहाँ पे आपको रेशो नहीं दे रखा, जब कोई रेशो नहीं दे रखा होता है तो हम 1:1:1 के रेशो में निकालते हैं। ठीक है, तीनों के हिस्से को बराबर कर देते हैं, तो 27,000 है आपका। अब सी का हिस्सा कितना हो गया आपका 1, और तीनों को मिलाकर कितना हो गया 3, तो कितना आया आपका 9,000। तो मतलब सी का हिस्सा कितना आया आपका 9,000। ठीक है, तो सी का हिस्सा कितने की करना होगा, कितना हो गया आपका 9,000। ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन। देखिए पहला था आपका समय के आधार पर, तो इसलिए हमने टाइम से निकाला था। ठीक है, डेज वाइज। अब ये दे रखा है बिक्री के आधार पर, तो अब बिक्री दे रखी होगी, बिक्री के हिसाब से निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए ए बी सी डी लाभों को 1 2 3 4 के अनुपात में बांटते हुए साझेदार है। ठीक है, 10 जून 2021 को डी की मृत्यु हो जाती है। खाते प्रतिवर्ष 31 मार्च को बंद किए जाते हैं। ठीक है, वित्तीय वर्ष 2021 में 75 लाख की बिक्री पर 4,50,000 का लाभ हुआ है, तथा 1 अप्रैल 2021 से 10 जून का 2021 तक की बिक्री इतनी ही रही। तो चालू वर्ष के लाभ में मृतक साझेदार के लाभ के हिस्से की गणना कीजिए। देखिए पहली बात तो एक ध्यान रखिए कि वो था आपका समय के आधार पर, इसलिए हमने यहाँ पे डेट से मैटर किया था। ठीक है, लेकिन अब ये बिक्री के आधार पर है तो हमें केवल बिक्री से मतलब है, डेट से नहीं। ठीक है, तो क्या करेंगे, देखिए 75 लाख की बिक्री पर आपका कितना निकला है 4,50,000, तो मतलब 4,50,000 निकला है आपका कितने पर, 75 लाख की बिक्री पर। ठीक है, तो हम सीधे निकालेंगे प्रॉफिट पहले, तो 75 लाख की बिक्री पर कितना हुआ 4,50,000, तो 22 लाख की बिक्री पर कितना होगा। ठीक है, अब काट दीजिए। देखिए पहले तो 4 जीरो से 4 जीरो ये कट गए, 1 जीरो से ये वाला जीरो कट गया। ठीक है, 5 एकम 5 पचम 25, 5 नाम 45। ठीक है, 3 पंजे 15, 3 तिया 9। ठीक है, 5 से इसे काट दीजिए, 5 चौक 20, 5 चौक 20 और 3 जीरो, तो कितना आ रहा है आपका
4×3 = 12, ठीक है, इतना निकल के आ रहा है आपका 1,32,000, मतलब पूरी फर्म का जो प्रॉफिट है वो इतना है, ठीक है। तो अब आपको ये निकालना है कि मृतक इंसान का कितना निकलेगा। अब देखिए यहाँ पे रेशो दे रखा है, वहां पे रेशो नहीं दे रखा था, इसलिए हमने 1:1:1 करा था, ठीक है। जब रेशो नहीं दे रखा होगा तो क्या करेंगे 1:1:1, ठीक है। अब 3 लोग होंगे तो, और 2 लोग होंगे तो 1:1, ठीक है। जितने भी लोग होते हैं उनका 1:1 मान लेते हैं जब दे नहीं रखा हो तो, ठीक है। अब क्या हुआ कि जब इसमें दे रखा है, देखो डी का कौन सा हुआ, ये ए का हो गया, ये बी का, ये सी का, ये डी का। डी का हो गया आपका 4, ठीक है, और पूरा मिला कितना हो गया 4 और 3 7, तो 2 9 1 10, तो 10, इससे ये कट गया। आप 4 से कर लीजिए कितना आया, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, ठीक है। तो ये किसका प्रॉफिट है, ये निकला आपका डी का, ये डी का शेयर है, ठीक है। समझ में आ गया क्वेश्चन। अब देखिए जब इंसान मर जाता है, जब इंसान की डेथ हो जाती है तो क्या होता है, एक बीमा जीवन बीमा कंपनी से इंश्योरेंस मिलता है, ठीक है। तो वो अगर आपके सारे जॉइंट पार्टनर्स का वो बीमा है तो आपकी एंट्रीज क्या बनती है, देखिए संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी के प्रीमियम को सामान्य व्यापारिक व्यय मतलब खर्चा मानकर लाभानी खाते में अभिलिखित करना है, मतलब लाभानी खाते में ट्रांसफर करना है, ठीक है। समान व्यय मानकर मतलब, ठीक है, समान खर्चा मानकर मान के चलिए, ठीक है। तो पहली एंट्री बनती है क्या, संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी पर प्रीमियम का भुगतान करने पर। तो प्रीमियम का भुगतान होता है तो क्या बनती है, जॉइंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। फिर वर्ष के अंत में प्रीमियम की राशि लाभ हानि खाता में अंतरित करने पर, लाभ हानि खाते में ट्रांसफर कर रहा है तो क्या बन जाएगी, P&L अकाउंट डेबिट टू जॉइंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी प्रीमियम अकाउंट, ठीक है। फिर बोल रहे हैं जीवन बीमा पॉलिसी के दावे की राशि देने पर ये एंट्री बनेगी इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू जॉइंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, और प्राप्त करने पर फिर है जीवन बीमा कंपनी से दावे की राशि प्राप्त करने पर, मतलब प्राप्त हो रही है तो बैंक से आ रही है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट, ठीक है। फिर आ रहा है आपका साझेदारों को प्राप्त राशि विभाजन करने पर, मतलब बांटने पर, ठीक है। बांटेंगे साझेदारों को, क्या बनेगी, जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मतलब जो लोग बच गए हैं, जैसे मान के चलिए 3 लोग थे, एक की डेथ हो गई, 2 लोग बचे हैं, उनकी कैपिटल लिखी जाएगी, ठीक है। और फिर डिक्रीज पार्टनर एग्जीक्यूटिव अकाउंट, मतलब जो आपका मर गया है उस इंसान की कैपिटल, ठीक है। अब देखिए पहला था आपका किसमें, उसे आयकर व्यय माना जा रहा था, ठीक है, सामान्य व्यय मानकर आपने जीवन बीमा पॉलिसी को क्या किया था, दर्शाया था, ठीक है। अब इसे मान रहे हैं हम विनियोग, क्या मान रहे हैं, विनियोग के रूप में दर्शा रहे हैं, मतलब इन्वेस्टमेंट के रूप में। देखिए सारी एंट्री तो सेम ही है, ठीक है, वही एंट्री है जो हमने उसमें बनाई थी, बस यहाँ पर वो सेकंड वाली जो एंट्री थी वो थी आपकी P&L में ट्रांसफर करना है, यहाँ पर सेकंड वाली एंट्री नहीं है, वरना सब वही पोर्शन है, ठीक है, कुछ भी चेंजेस नहीं है, सब वही पोर्शन है। बस वहां पर क्या था आपका कि वहां पर एक सेकंड एंट्री और आई थी, मतलब पॉलिसी प्रीमियम का भुगतान करने के बाद वहां पे लाभ हानि में ट्रांसफर करने वाली, मतलब P&L में ट्रांसफर करने वाली एंट्री और आई थी, और यहाँ पर वो एंट्री नहीं है। आपको वो चारों की चारों एजिट दे रखी है, देखिए यहाँ पे भी प्रीमियम का भुगतान किया गया है, ठीक है, यहाँ पे भी दावे की राशि देय हुई है, ठीक है, दी है हमने, फिर प्राप्त की है, और फिर पूंजीगत खाते में अंतरित किया है चीजों को, ठीक है, समझ में आ गया। तो वही एंट्री बनी है, कुछ भी सेम, कुछ भी अलग नहीं है, बस उसमें P&L की एंट्री थी। आप जब मैच करके आप याद करेंगे तो आपको सारी चीजें लर्न हो जाएंगी। देखिए पहला पॉइंट था आपका समान व्यय को मानकर, दूसरा था हमने उसे इन्वेस्टमेंट माना था, संयुक्त बीमा पॉलिसी के अमाउंट को इन्वेस्टमेंट में दर्शाया था। अब तीसरा है संपत्ति मानकर दर्शाना, मतलब संपत्ति मानकर दर्शाना। अब देखिए क्या था, जैसे हमने पहले पॉइंट में बनाया था कि समान व्यय द्वारा दर्शाना, वैसे ही सारी एंट्री है, ठीक है। तो पहली एंट्री और दूसरी एंट्री में उसमें थोड़ा सा चेंज आया है, क्या करेंगे, देखिए इसमें प्रीमियम की राशि में समर्पण मूल्य को घटाकर P&L में दर्शाएंगे, मतलब जो आपने प्रीमियम की राशि आपको जो मिली होगी किससे, जीवन बीमा कंपनी से, ठीक है, तो उसमें से जैसे मान के चलिए आपको क्या होगा, जैसे जीवन बीमा आपका प्रीमियम राशि जो होगी, जैसे मतलब जिसके लिए आपने क्लेम किया होगा, किसके लिए क्लेम किया होगा आपने, ऐसे मान के चलिए कोई भी चीज के लिए आपने 2 लाख का क्लेम किया, लेकिन मिला आपको बीमा कंपनी से 1 लाख, तो उसे घटाकर लिखेंगे यहाँ पे P&L में, ठीक है। एंट्री तो सेम बनेंगी, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो जाएगा कि जब आपकी जितनी आपने इंश्योरेंस कंपनी में क्लेम किया होगा उसमें से जितना आपको प्राप्त हुआ होगा उसको घटाकर लिखेंगे, ठीक है। बस एंट्री एग्जिट बनेगी, सेम बनेगी, कुछ भी अंतर नहीं होगा, ठीक है। पहला हमारा था क्या, जीवन बीमा संयुक्त जीवन पॉलिसी को समान व्यय मानकर, फिर दूसरा था हमारा उसे विनियोग मानकर, ठीक है, इन्वेस्टमेंट मानकर, तीसरा था संपत्ति मानकर। अब चौथा है, ये संपत्ति तो मानेंगे लेकिन क्या करेंगे, संयुक्त बीमा पॉलिसी का संचय का निर्माण करेंगे, मतलब रिजर्व खोलेंगे हम, कौन सा रिजर्व, जॉइंट लाइफ इंश्योरेंस रिजर्व,
ठीक है। तो अब जब रिजर्व खोलेंगे तो ये आपकी 7 एंट्री बनेगी, ठीक है। 4 तो आपकी वही सेम है, ठीक है। आपके 3 डिफरेंस है, जो जो 3 डिफरेंस है वो ये है, वर्ष के अंत में संयुक्त जीवन बीमा संचय का निर्माण करना। तो इसमें क्या बनेगा, P&L एप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व अकाउंट, ठीक है, अगर निर्माण करेंगे तब। अब ये सेम वही है, ये वाली भी सेम वही है, ये वाली भी सेम, लेकिन इसमें क्या हुआ है, बस थोड़ा सा चेंजेस आया है। क्या कि प्रीमियम मैंने समर्पण मूल्य, मतलब जो मूल्य आपको प्राप्त हुआ है वो घटाकर उसका क्या करेंगे, उस संचय में डाल देंगे। तो क्या बनेगी, जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट, ठीक है। रिजर्व में डाल रहा है इसलिए रिजर्व का नाम आया है, ठीक है। अब ये राशि देने पर वही एंट्री बनी है, राशि प्राप्त होने पर भी वही एंट्री बनी है, जब आपकी बीमा की राशि आपको प्राप्त हो रही हो, ठीक है। अब हो रहा है संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी का संचय का शेष संयुक्त पॉलिसी खाते में अंतरित करने पर। संयुक्त बीमा पॉलिसी में अंतरित किया है तो वही बनेगा रिजर्व। देखिए जहां भी आप ट्रांसफर कर रहे हैं, अब आपका ट्रांसफर हो रहा है किसी अदर चीज में, तो यहाँ पर रिजर्व का सीन आ रहा है, तो सब चीजें रिजर्व में ट्रांसफर होंगी, ठीक है। तो क्या बनेगा, जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जॉइंट पॉलिसी अकाउंट, ठीक है। और ये वाली सेम एग्जिट वही एंट्री है, जब आप क्या करेंगे, उसका शेष जो बच जाएगा, ठीक है, वो साझेदार में क्या होगा, साझेदार की पॉलिसी में जो बचे हुए पार्टनर हैं उनकी पॉलिसी में, और फिर जो मर गया है उस इंसान की पॉलिसी में, ठीक है, दोनों में ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। तो ये चैप्टर हमारा, आज का चैप्टर हम यहाँ पे खत्म होता है, ठीक है। कल हम नया चैप्टर कराएंगे आपको, साझेदारों का विखंडन, ठीक है। देखिए पहले हमने माना था समान व्यय, पहला हमारा था क्या, जीवन बीमा संयुक्त जीवन पॉलिसी को समान व्यय मानकर, फिर दूसरा था हमारा उसे विनियोग मानकर, ठीक है, इन्वेस्टमेंट मानकर, तीसरा था संपत्ति मानकर, अब चौथा है ये संपत्ति तो मानेंगे लेकिन क्या करेंगे, संयुक्त बीमा पॉलिसी का संचय का निर्माण करेंगे, मतलब रिजर्व खोलेंगे हम, कौन सा रिजर्व, ज्वाइंट लाइफ इंश्योरेंस रिजर्व, ठीक है। तो अब जब रिजर्व खोलेंगे तो ये आपकी 7 एंट्री बनेगी, ठीक है। 4 तो आपकी वही सेम है, ठीक है। आपके 3 डिफरेंस है, जो 3 डिफरेंस है वो ये है, वर्ष के अंत में संयुक्त जीवन बीमा संचय का निर्माण करना। तो इसमें क्या बनेगा, P&L एप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व अकाउंट, ठीक है, अगर निर्माण करेंगे तब। अब ये सेम वही है, ये वाली भी सेम वही है, ये वाली भी सेम, लेकिन इसमें क्या हुआ है, बस थोड़ा सा चेंजेस आया है। क्या कि प्रीमियम मैंने समर्पण मूल्य, मतलब जो मूल्य आपको प्राप्त हुआ है वो घटाकर उसका क्या करेंगे, उस संचय में डाल देंगे। तो क्या बनेगी, जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट, ठीक है। रिजर्व में डाल रहा है इसलिए रिजर्व का नाम आया है, ठीक है। अब ये राशि देने पर वही एंट्री बनी है, राशि प्राप्त होने पर भी वही एंट्री बनी है, जब आपकी बीमा की राशि आपको प्राप्त हो रही हो, ठीक है। अब हो रहा है संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी का संचय का शेष संयुक्त पॉलिसी खाते में अंतरित करने पर। संयुक्त बीमा पॉलिसी में अंतरित किया है तो वही बनेगा रिजर्व। देखिए जहां भी आप ट्रांसफर कर रहे हैं, अब आपका ट्रांसफर हो रहा है किसी अदर चीज में, तो यहाँ पर रिजर्व का सीन आ रहा है, तो सब चीजें रिजर्व में ट्रांसफर होंगी, ठीक है। तो क्या बनेगा, जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जॉइंट पॉलिसी अकाउंट, ठीक है। और ये वाली सेम एग्जिट वही एंट्री है, जब आप क्या करेंगे, उसका शेष जो बच जाएगा, ठीक है, वो साझेदार में क्या होगा, साझेदार की पॉलिसी में जो बचे हुए पार्टनर हैं उनकी पॉलिसी में, और फिर जो मर गया है उस इंसान की पॉलिसी में, ठीक है, दोनों में ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। तो ये चैप्टर हमारा, आज का चैप्टर हम यहाँ पे खत्म होता है, ठीक है। कल हम नया चैप्टर कराएंगे आपको, साझेदारों का विखंडन, ठीक है।